हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं सर प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से ना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, कोई लाइव क्लास हो, कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देंगे। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और इस बार जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, एसी वोल्टेज बेसिकली अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टर, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एसी वोल्टेज का एप्लीकेशन देख लिया था टू अ सिंगल रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर में क्या हुआ था कि जब एसी वोल्टेज को एक रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई कर देंगे ना, तो वहां पे ईएमएफ और वहां पे करंट दोनों में ही फेज का डिफरेंस जीरो हो जाता है। देयर इज एब्सोल्युटली जीरो फेज डिफरेंस। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? सर ये वाली बात बाकायदा बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा कहानी के अंदर यहां पे आते हैं। अब चेक करते हैं कि जब एसी वोल्टेज को अप्लाई कर दिया जाएगा अक्रॉस एन इंडक्टर तो वहां पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। चले रेडी। तो अब इसका बेसिक आइडिया क्या है, देखो। लेट अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ बी कनेक्टेड टू अ सर्किट कंटेनिंग अ प्योर इंडक्टेंस एल ओनली, ठीक है। मतलब इस सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर लगा हुआ है और उस इंडक्टर का जो भी इंडक्टेंस होगा ना वो एल से अपन करेंगे रिप्रेजेंट, वो लगा हुआ है। और उसमें जो वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करके रखा है वो अप्लाई करके रखा है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये ग्राफ यहाँ पे कैसे बनेगा, देखो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ना वो था विथ रिस्पेक्ट टू अ रजिस्टर, ठीक है। ये अपने पास ओ वाला पॉइंट हो गया। और ये आर क्या लिखा हुआ है कि ये जो ग्राफ मैंने बना के रखा है ना, दिस इज फॉर रजिस्टर, जिसमें वोल्टेज और करंट जो है वो सेम फेज में रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप इंडक्टर में देख सकते हैं कि इंडक्टर में देयर इज एब्सोल्युटली a phase difference between voltage and current, ठीक है। तो दिमाग को अभी से प्रिपेयर कर लो कि जब बात आती है रजिस्टर की तो रजिस्टर में अगर चेक करेंगे ना तो ईएमएफ में और करंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। क्या बोला मैंने कि जब आप रजिस्टर में चेक करेंगे ना तो ईएमएफ में और करंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जब आप बात करेंगे अक्रॉस एन इंडक्टर की तो इंडक्टर में अगर चेक करा जाएगा ना तो ईएमएफ में और करंट में दैट इज एब्सोल्युटली अ फेज डिफरेंस, यहां पर होता है फेज डिफरेंस, ठीक है। अब सर कौन कैसा फेज डिफरेंस, कितना फेज डिफरेंस, कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा, वो सब चीजें बताऊंगा। तो चलें बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं पहले इसके मेन सर्किट के ऊपर, ठीक है। एसी अक्रॉस एन इंडक्टर, किसकी बात कर रहे हैं अपन? हम बात कर रहे हैं इस दफा एसी अक्रॉस एन इंडक्टर की, ठीक है। चले रेडी हैं सर अपन? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल शानदार तरह से, जानदार तरह से रेडी हैं सर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अपने पास एक इंडक्टर होने वाला है, ठीक है सर। ये रहेगा अपने पास में, क्या एक इंडक्टर रहेगा अपने पास में, ठीक है। और इस इंडक्टर में अपन इसको पावर अप कर देंगे बाय अ सोर्स, ठीक है। इसको अपन पावर अप कर देंगे बाय एन एसी का सोर्स, ठीक है। इसको अपन ने पावर अप कर दिया है एक एसी के सोर्स से। और बस इतनी सी बात है। अब जो इंडक्टर था ना, इसका जो इंडक्टेंस है सर, इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो हो जाएगा एल के बराबर। आई बात समझ में? इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो हो जाएगा सर एल के बराबर में। अपने पास एक ईएमएफ का सोर्स है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन, जरा फोकस करेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन के अनुसार अगर गेम खेला जाए तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन होता ये है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन होता ये है कि जो ईएमएफ है ना वो है सर ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। जो ईएमएफ है ना सर वो है अपने पास में कितना, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है, ये वाली बात तो बिल्कुल सटीक है, ठीक है। अच्छा अब एक बार आप लोग जानते हैं क्या, देखें इसको मैं मानता हूं एज द फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा फैराडे के लॉ के अनुसार अपन क्या जानते हैं कि ईएमएफ इज एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। बोलो हाँ कि ना। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ,
फैराडे के लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ जो होता है ना वो होता है सर L टाइम्स डी बाई डी टी। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो L टाइम्स क्या हो जाएगा सर डी बाई डी टी। ठीक है, अब ऊपर वाला भी ईएमएफ था, नीचे वाला भी ईएमएफ था, तो पहले इसको मानो सेकेंड इक्वेशन और दोनों को अपन इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इक्वेट करेंगे ना फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, जैसे हम इक्वेट करेंगे ना फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, तो हमारे पास में क्या बनने वाला है, जरा अच्छे से गौर करते हुए चलना, गलती मत करना। ठीक है, क्या बन जाएगा सर L टाइम्स डी आई बाई डी टी, क्या बन जाएगा सर L टाइम्स डी आई ओवर डी टी बन जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा अपने पास में ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या बन जाएगा अपने पास में ई नॉट साइन ओमेगा टी बन जाएगा। अब जरा गौर करना अच्छे से, मुझे तो बस करंट निकालने से मतलब है। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे यहां पे डी आई इज इक्वल्स टू ई नॉट ओवर एल, डी आई इज इक्वल्स टू ई नॉट ओवर एल, यहां पे आ जाएगा सर साइन ओमेगा टी और यहां पे आ जाएगा सर डी टी। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? सुप्रीम तरह से क्लियर है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, एल टाइम्स डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया था सर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि डी आई को निकालना है ना, तो ई नॉट बाई एल को करो, उसके बाद साइन ओमेगा टी टाइम्स डी टी हो जाएगा। ठीक है, आप समझे मेरी बात को अच्छे से। ये इक्वेशन जो गिवन है वो ईएमएफ की इक्वेशन गिवन है और उसको देख करके बकायदा लग रहा है कि ईएमएफ का जो फेज है ना सर वो कितना है, ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, और हमें यहां पे ये चीज चेक करनी है कि जब एसी के सोर्स को ना एक इंडक्टर में प्लग इन कर दिया जाता है तो इंडक्टर में क्या लीड करता है, क्या लैग करता है, मतलब मोर ओवर व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द करंट, ये अपने को चेक करना है। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे, इस इक्वेशन को बकायदा इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को बकायदा इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको अपन बोथ साइड्स। ठीक है, इसको अपन कर देंगे क्या सर, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना बोथ साइड्स, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, डी आई का हो जाएगा इंटीग्रेशन, उसके बाद ई नॉट बाई एल जो है उसको अपन बाहर निकालेंगे, ई नॉट बाई एल को अपन जो है बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा सर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, लग रही है शानदार बात, ये सब बिल्कुल शानदार बात लग रही है। ठीक है, अब जरा गौर करना अच्छे से, देखो डी आई का इंटीग्रेशन तो आई के बराबर हो गया। ठीक है, ई नॉट बाई एल को भी अपन रख लेते हैं अलग से, ई नॉट बाई एल को भी रख लिया अपन ने अलग से। उसके बाद जो साइन ओमेगा टी है ना, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी और इसके डिवीजन में आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास में सर, ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से बैठ गया? एक बार मुझे यहां तक का आप कंफर्मेशन दे दें कि आप लोग के दिमाग में यहां तक का फंडा जो है वो शानदार तरह से बैठ गया। अब देखना जरा बेटा क्या होता है यहाँ पे, ओमेगा टी से अपने को कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है इसको, अपने को ओमेगा टी से कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहां पर I इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई ओमेगा एल। ठीक है, और क्या मैं इसको साइन 90 माइनस थीटा कर सकता हूं? जरा गौर करना, अगर मैंने इसको साइन 90 माइनस थीटा कर दिया तो क्या आप लोग को चलेगा? जल्दी बताओ मुझे कि क्या आप लोग को यहां तक की बात समझ में आ रही है? अगर ये माइनस ई नॉट बाई ओमेगा, उसके बाद था कॉस ओमेगा टी, अगर मैंने इस कॉस ओमेगा टी को यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा करूंगा तो भी क्या हो जाएगा सर, ये कॉस थीटा ही हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा ही हो जाएगा। तो एक बार जरा आप मुझे बस यहाँ तक कंफर्मेशन दे दें कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं, जल्दी बताना प्लीज। ठीक है भाई, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया, ऐसे यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ना थोड़ा सा अपन जमा करके लिखते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई, यहीं पे लिख दूं क्या इसको यार, यहीं पे कर लेता हूं। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है सर, माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल, तो आ ही चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर, उसके बाद लिखा हुआ है साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी, क्या लिखा हुआ है सर, साइन ऑफ, अरे जाओ जाओ जाओ, उसके बाद लिखा है सर साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी। यस सर, बढ़िया है, साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब एक काम करो ना, मेरी बात सुनते हुए चलना, ये जो माइनस है ना, अच्छा पहली बात तो तुम ये समझो कि सर आपने कॉस में क्यों नहीं छोड़ दिया?
आपने साइन में कन्वर्ट किया क्यों? देखो भाई, मुझे बेसिकली कंपेयर करना ये होता है कि करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस है, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, ये बात पक्की हो गई है कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा कॉमन गोल क्या है, हम सबका कॉमन गोल क्या है कि हमें करंट और ईएमएफ को कंपेयर करना है, उसके फेज को बेसिकली कंपेयर करना है। ठीक है, अगर आप ईएमएफ पे ध्यान देंगे ना तो यहाँ पे साइन का फंक्शन आ रहा है, और अगर आप ये बीच वाली स्टेप पे ध्यान देंगे तो करंट में कॉस का फंक्शन आ रहा था, तो ऑब्वियसली हमें साइन के फेज को साइन के फेज से कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे तो साइन ओमेगा टी आ चुका था, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो ये बचता है कि कैसे भी करके ये वाले कॉस के फेज को ना साइन के फेज में कन्वर्ट करो। तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है सर कॉस थीटा के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का। ठीक है, अब मेरी बात पे जरा गौर करना, तो ये अपने पास हो चुका है 90 माइनस ओमेगा टी, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, नाउ एक काम करो, आई इज इक्वल्स टू ई नॉट ओवर ओमेगा एल। ध्यान देना, गलती मत करना, जब ये इक्वेशन आपके सामने ऊपर चल रही है ना तो आपके दिमाग में पैरेलल में एक थॉट और चलना चाहिए कि हाँ यार, एसी में जो करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना वो होती है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो आई इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू ये जो पूरी चीज यहां पे आ रही है ना, साइन के पहले वाली, साइन ये जो वगैरह वगैरह, इसके जो पहले वाली चीज पूरी आ रही है, दिस इज गोइंग टू बी द पीक वैल्यू ऑफ करंट। आई नॉट की जगह खा रहा है ना वो, तो ध्यान रखो इस बात का। जैसे मैंने माइनस को अंदर फेंका ना तो ये ऐसा हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्या हो जाएगा सर? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अच्छा, पता है कई लोग का डाउट ना यहाँ पे ये भी आया होगा कि सर साइन 90 माइनस थीटा आपने करा तो वो तो होता है कॉस थीटा, वो तो हम मान गए, लेकिन सर अगर आप साइन 90 प्लस थीटा करते ना तो भी वो भी कॉस थीटा ही होता था, मतलब कॉस ओमेगा टी आता। तो जब साइन 90 माइनस ओमेगा टी और साइन 90 प्लस ओमेगा टी दोनों ही कॉस ओमेगा टी होता है, तो आपने ये माइनस वाला ही फंडा क्यों यूज करा? ठीक है, अब इसके लिए स्मार्टनेस समझो तुम। ठीक है, मैंने जब इसमें माइनस वाला फंडा यूज किया तो एक तो बाहर माइनस पहले से आ रहा है, ठीक है, इसको मैं बाद में, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी तो उसको अंदर भेजता ना, तो जैसे मैंने इसको अंदर भेजा ना तो देखो साइन 90 माइनस ओमेगा टी लेने से क्या फायदा हुआ कि जब ये माइनस अंदर गया तो ओमेगा टी प्लस का बन गया। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, जैसे ये माइनस अंदर गया तो जो ओमेगा टी है ना वो प्लस का बन गया। अब सर ओमेगा टी को प्लस बनाने की जरूरत क्या थी? वो जरूरत ये थी कि जब हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं ना तो हमें ईएमएफ का बेसिकली फेस कंपेयर करना है। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो यहाँ पे साइन का फंक्शन था तो हमने करंट के अंदर भी साइन का फंक्शन ही इंड्यूस करने की चाहत रखी। अब मेरी बात आप समझते हुए चलेंगे अच्छे से, तो साइन का फंक्शन वो अपन ने कंपेयर कर लिया। अब मैटर ये आता है कि सर यहाँ पर जो फेज है वो तो ओमेगा टी है। क्या है फेज? यहाँ पर तो फेज ओमेगा टी है, तो यार प्लस का ओमेगा टी है ना, तो जब आप ईएमएफ का फेज चेक करेंगे तो वो प्लस का ओमेगा टी आ रहा है, तो करंट का फेज भी जो है ना उसका बेस वैल्यू प्लस का ओमेगा टी होना चाहिए। अब माइनस हो गया तो पिछड़ गया, प्लस हो गया तो बढ़ जाता आगे, तो यहां पे तो आ रहा है माइनस। अब ना एक सेकेंड, अभी से अपन पूरा कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अब करेंगे। ये देखो, ये जो ई नॉट बाई ओमेगा एल है ना, ये जगह किसकी है सर? दिस इज द प्लेस ऑफ आई नॉट। ठीक है, ये जो जगह है ना सर, दिस इज द वैल्यू ऑफ पीक करंट, दिस इज द प्लेस फॉर पीक करंट। ठीक है, तो देयरफॉर आप इसको देख करके ऐसा बोल सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू, ये जो पूरी जगह है ये आई नॉट की जगह है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? साइन, उसके बाद क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा सर? पाई बाई टू। साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा? पाई बाई टू हो जाएगा। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा हमारे दिमाग में पूरा क्लियर आ रहा है। तो आप ईएमएफ देख सकते हैं। अच्छा, ये ईएमएफ था ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मेरी बात समझना बहुत प्यार से, ठीक है, ईएमएफ के अंदर बेटा फेज कितना आ रहा है सर? ईएमएफ का फेज तो आ रहा है ओमेगा टी। अब जरा इसी प्यार से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि करंट के अंदर फेज क्या आ रहा है सर? करंट के अंदर फेज आ रहा है ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू। इसका मतलब यह होता है कि करंट जो है ना वो ईएमएफ से पिछड़ गया। ईएमएफ में था ओमेगा टी, ईएमएफ में था ओमेगा टी फेज, लेकिन यहां पर ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आ चुका है, पीछे हो गया है, तो यहां पे करंट जो है वो लैग कर रहा है ईएमएफ से। क्या बोला मैंने कि सर यहां पर जो करंट है ना, यहां पर जो करंट है ना वो ईएमएफ से लैग कर रहा है, और कितने के फेज से लैग कर रहा है सर? पाई बाई टू के फेज से लैग कर रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं इस बात को बहुत ही शानदार अक्षर में लिख देता हूं कि इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे ना। यस सर, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो यहां बन गई थी, लेकिन आपको फोकस करना है इसके ऊपर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर ईएमएफ। यहां पे दिल
आपको फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर ईएमएफ, ठीक है। और उसके बाद दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर करंट, बोलो हाँ कि ना, यस सर, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर करंट। तो जैसे आप कंपेयर करेंगे ना फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से, तो आपको समझ में आएगा। मैं इसको लिख भी देता हूँ कि कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, किसे कंपेयर कर रहे हैं सर, फर्स्ट को थर्ड से कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड द थर्ड इक्वेशन वी हैव, हमें क्या समझ में आता है कि करंट जो है ना वो दरअसल वोल्टेज से लैग कर रहा है बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2। वी हैव दैट करंट जो है वो लैग बिहाइंड कर रहा है, दैट करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, दैट करंट जो है ना वो लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2, बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2। करंट जो है वो वोल्टेज से लैग कर गया है बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा, ठीक है। आप समझे इस बात को अच्छे से। रजिस्टर में जब हम यहाँ पे खेल रहे थे तो रजिस्टर में क्या देखा हमने कि करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है। रेजिस्टेंस में क्या था कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपने एक एसी का सोर्स चिपका दिया है तो वहां पे ईएमएफ में और करंट में देयर इज एब्सोल्युटली नो फेज डिफरेंस। लेकिन अगर आपने किसी इंडक्टर में एक एसी के सोर्स को चिपका दिया ना तो करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस आ गया, π/2 का फेज डिफरेंस आ गया, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को बाय फेज एंगल ऑफ π/2। तो करंट जो है ना वो लैग कर रहा है बिहाइंड वोल्टेज, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा ना, जरा उस ग्राफ पे आप फोकस करेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा ना, आप जरा उस ग्राफ पे फोकस करेंगे तो मजा आ जाएगा। इसका जो ग्राफ बनेगा जरा इस ग्राफ पे आप फोकस करें, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अति महत्वपूर्ण चीज, ठीक है। देखिए यहां पे हमने बना दिया है ईएमएफ, ठीक है। यहां पर हमने क्या बना दिया बेटा, इसको हमने बना दिया ईएमएफ, ठीक है। अब आप समझिएगा ईएमएफ तो बन गया, लेकिन जो वोल्टेज है ना, देखो ये वोल्टेज तो बन गया, लेकिन जो करंट है ना वो π/2 लैग कर रहा है। तो कई लोग सोचते हैं फिर ग्राफ पीछे बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप समझना मेरी बात को अच्छे से। ये 0 था तो यहां पे आएगा π/2, ठीक है। और ये अपने पास में कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब मेरी बात को समझना अच्छे से। ईएमएफ तो दरअसल लीड कर रहा है और करंट जो है वो लैग कर रहा है। तो करंट कितने के फेज एंगल से लैग कर रहा है सर, करंट π/2 से लैग कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ईएमएफ तो 0 पर स्टार्ट हो गया, लेकिन करंट लैग कर रहा है, करंट पीछे हो गया है। तो करंट π/2 बाद स्टार्ट होता है। तो जहां ईएमएफ 0 पर स्टार्ट हो गया है वहीं करंट जो है ना वो π/2 बाद में स्टार्ट होता है। एंड ग्राफ गोज लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द ग्राफ फॉर द करंट, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात शानदार तरह से बस गई है? तो यहाँ पे ईएमएफ एंड करंट के बीच का जो ग्राफ है वो ये बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत तरह से। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बताएं मुझे कि आप लोग के दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? बताएं मुझे कि क्या आप लोग के दिमाग में यहां तक का फंडा बहुत ही शानदार तरह से क्लियर है? यस सर, शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक बार पीक करंट पे लेके चलता हूं, ठीक है। मेरी बात समझते हुए चले। हर सर्किट में, ठीक है, हर सर्किट में क्या होता है, कुछ कुछ चीजें लगी होती हैं। कहीं पे रेजिस्टर होगा, कहीं पे इंडक्टर होगा, कहीं पे कैपेसिटर होगा, कहीं पे डायोड्स होंगे, कहीं पे ट्रांजिस्टर्स होंगे, बहुत 10 तरह की चीजें होंगी, ठीक है। और हर डिवाइस जो है ना उसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, ठीक है। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं कि मेरे पास एक डिवाइस है जिसके पास कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, अरे नहीं, एवरी डिवाइस इज हैविंग अ सर्टेन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, एसोसिएटेड विद इटसेल्फ। अब मेरी बात सुनते हुए चलिए। अगर आप किसी भी सर्किट में एक इंडक्टर को लगा देते हैं तो वो इंडक्टर के पास, देखो इंडक्टर की जो सबसे खास प्रॉपर्टी है ना, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और ऐसे करेंगे उसको रिप्रेजेंट, और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट हो जाएगी हेनरी, ठीक है। लेकिन एक और बड़ी खूबसूरत चीज है कि हर डिवाइस के साथ एक रेजिस्टेंस एसोसिएटेड होता है। तो इंडक्टर के पास भी कुछ इंडक्टेंस होगा, इंडक्टर के पास भी कुछ रेजिस्टेंस होगा ऑफर करने के लिए। और जो रेजिस्टेंस एक इंडक्टर ऑफर करता है ना उसे कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला मैंने? जो रेजिस्टेंस एक इंडक्टर ऑफर करता है उस रेजिस्टेंस को कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा सर? तो आपको बस इस चीज पे ध्यान देना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट पे, ठीक है। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट सर? ई नॉट ओवर ओमेगा एल। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट सर? ई नॉट ओवर ओमेगा एल। अब मेरी बात पे ध्यान देना, सब चीजों का स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको मौका दूंगा, ठीक है। तो नाउ एज वी ऑलरेडी नो, सर क्या पता है हमें ऐसा पहले से? मैं बता रहा हूं, 2 मिनट तो रुक। नाउ एज वी ऑलरेडी नो दैट, सर क्या पता है? मैं बता रहा हूं ना। नाउ एज वी ऑलरेडी नो दैट, सर ये पता है कि पीक करंट जो होता है ना
वो होता है ई नॉट बाई ओमेगा एल। सर भूल गए, हल्का सा कुछ बिसर गए। अरे भाई कैसी हरकत कर रहे हो। देखो ई नॉट बाई ओमेगा एल जो था ना, इसको हमने किससे रिप्लेस किया था? आई नॉट से। और यहाँ पे हम लोग को इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज क्या दिमाग में इक्वेशन बच चुकी है कि यार आई इज इक्वल टू आता है आई नॉट, उसके बाद साइन का फंक्शन या कोसाइन का फंक्शन, ठीक है, विच बेसिकली मीन्स साइन के फंक्शन के साथ या कोसाइन के फंक्शन के साथ जो चीज चिपकी हुई है ना, दैट इज गोइंग टू बी द पीक वैल्यू ऑफ करंट, अगर इक्वेशन करंट की है तो, ठीक है। अब जरा गौर करें तो ई नॉट बाई ओमेगा एल इज फॉर श्योर पीक करंट, ठीक है। ई नॉट बाई ओमेगा एल इज फॉर श्योर पीक करंट हो चुका है, तो इसको अपन लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब ना आप एक बात समझिएगा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मेरे पास एक बहुत ही स्टार इक्वेशन बन गई है। अब मैं इस इक्वेशन को, अगर मैं इक्वेशन वाइज चलूंगा ना, तो मैं इसको नाम क्या दूंगा? थर्ड तो यहां बन चुकी है, इसको बोलूंगा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं चलो फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। नाउ एक आप बात समझें, एक मैं कॉन्सेप्ट को यहां पे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं विच इज बेसिकली कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। क्या इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं मैं यहां पे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। जरा सुनते हुए चलना अच्छे से, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और मैंने कहा था जो रेजिस्टेंस एक इंडक्टर ऑफर करेगा उसे कहा जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्स सब्सक्रिप्ट एल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्स सब्सक्रिप्ट एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द resistance offered by an inductor, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये बात तो बिल्कुल सटीक है, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को अपन ने एक्स सब्सक्रिप्ट एल से कर दिया रिप्रेजेंट, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? तो यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज बेसिकली क्या हो जाएगा सर? ओमेगा इंटू एल, सॉरी ओमेगा इंटू एल तो नहीं, इंडक्ट ये जो उसकी यूनिट है ना, वो बेसिकली क्या हो जाएगी? ओम्स, ठीक है। ये तो मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया, ठीक है तो बेसिकली रेजिस्टेंस ही ना, तो यूनिट क्या होगी इसकी? ओम्स के बराबर ही होगी। अब सर ये देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे ना एक बहुत सिंपल सी चीज लिखूं, देखो अगर मेरे पास एक इंडक्टर है, मेरे पास अगर एक इंडक्टर है और उसमें से करंट पास कर रहा है, मान ले आई के बराबर, ठीक है। मान ले पीक करंट पास कर रहा है, अभी आई नॉट पीक करंट पास कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप है ना सर, वो ई नॉट के बराबर मान लेता हूं, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो एक्सएल ही हो जाएगा ना, ठीक है। एक्सएल का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। तो अगर मैं ओम्स लॉ बेसिक से अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या समझ में आ जाएगा? अगर मैंने ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया तो भाई आई इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आर। तो नाउ बाय ओम्स लॉ हमें यह समझ में आता है कि आई तो होता है सर V बाई आर, तो V मतलब वोल्टेज और R मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। तो ये अपने पास बन गई पांचवी इक्वेशन, चौथी वो थी, पांचवी ये थी। कंपेयर करो भैया, चौथी भी बन चुकी है, पांचवी भी बन चुकी है, तो कंपेयर करेंगे चौथी वाली को पांचवी वाली से। देखो भाई कुछ नहीं करा अपन इसके अंदर, दिस वॉज जस्ट एन इक्वेशन, ठीक है। और अब मैंने ये समझाया आपको कि एक अपने पास इंडक्टर है, ठीक है, उसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है सर? ई नॉट के बराबर माफ कीजिए। और उसके अक्रॉस में करंट कितना है सर? आई नॉट के बराबर। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्स सब्सक्रिप्ट एल से करेंगे रिप्रेजेंट, ओम्स लॉ चिपका दिया। आई इज इक्वल टू होता है सर वी अपॉन आर। वी कितना है? ई नॉट के बराबर। आर कितना है? अरे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, उसी को तो कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। चिपका दो वहां पे एक्सएल। जैसे कंपेयर करेंगे ना तो हमें समझ में आता है ई नॉट से ई नॉट निपट जाएगा, तो एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, वो आ जाएगा सर ओमेगा एल के बराबर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, this is going to be a very important formula for the inductive reactance. This is going to be a very important formula for the inductive reactance. बोलो हाँ कि ना? बोलो 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 हाँ कि ना? इंडक्टिव रिएक्टेंस का ये जो फॉर्मूला है क्या आप लोग के दिमाग में शानदार तरह से बैठ गया? ठीक है, आप लोग को अब स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा मैं, बेफिक्र रहें आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का मौका सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। ये वाला फंडा आ गया समझ में? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। अब जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि असलियत में जो मेन डेरिवेशन है ना वो स्टार्ट यहाँ पे हुआ था, जो मेन डेरिवेशन है ना वो असलियत में स्टार्ट यहाँ पे हुआ था। तो इंडक्टर लगा दिया, एसी का सोर्स लगा दिया, और आपने स्टार्टिंग कैसे करी कि भाई यहाँ पे अगर ईएमएफ का सोर्स आपने लगा के रखा हुआ है तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ईएमएफ की तो पता होनी चाहिए ना। तो वो इक्वेशन क्या होती है? E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, स्टैंडर्ड इक्वेशन।
बकायदा स्टैंडर्ड इक्वेशन, जहां पे E इज द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ठीक है। E क्या होती है? E इज द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। E नॉट क्या होता है? पीक ईएमएफ। साइन का फंक्शन तो आना लाजमी था। ओमेगा टी इज द फेज इटसेल्फ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम लोग जानते हैं भाई, देखो फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, भाई ईएमआई चैप्टर बहुत तगड़ा चैप्टर, ठीक है। उसमें जो परसेप्शन बनता है ना कि फ्लक्स चेंज होगा तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्या प्यारी बात थी यार, क्या उम्दा बात थी। अगर तुमने वो चैप्टर मिस कर दिया है ना तो भाई बहुत गलत किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि जाओ आज ही निपटा दो, छोटा चैप्टर है यार, और वो बहुत तगड़े मार्क्स दिला के जाएगा, बिकॉज वो समझ लिया ना अगर, तो ऐसे बहुत सारे टफ क्वेश्चन जो आपको लग सकते हैं वो लगेंगे नहीं, इजी हो जाएंगे, ठीक है। चलें, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ बेसिकली क्या होता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो हो चुका है L टाइम्स di/dt। क्या होता है ये? बेसिकली क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस जो है ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला आया था LI में। अभी ये सारी चीजें कहां पढ़ाई हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, तो मैंने वहां से खींच ली, ठीक है। तो यहां पे ईएमएफ क्या आ जाएगा सर? L टाइम्स di/dt। बन चुकी हैं दो इक्वेशंस, इक्वेट करना तो लाजमी है। जैसे इक्वेट करा L टाइम्स di/dt इक्वल टू दिस, ठीक है। di निकाला, dt को वहां फेंक दिया। अब बनता है, देखो बनता तो सर ये है कि करंट और वोल्टेज को अपन कंपेयर करने वाले हैं, फेज उसका कंपेयर करने वाले हैं। तो ये अपने पास ईएमएफ था और ये अपने पास डी आई आ चुका है। अब करेंगे अपन इसको इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जैसे होगा इसका इंटीग्रेशन तो E0/L, फिर होगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जो कि आएगा अपने पास में माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, वेरिएबल बोले तो टी, इसका जो कोएफिशिएंट है ओमेगा, उससे अपन को करना पड़ेगा इसमें डिवीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा एल, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है ना वो होता है सर माइनस कॉस थीटा। क्या बोला मैंने? साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है सर वो होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस आ गया कॉस ओमेगा टी, और वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा डिवीजन में। वेरिएबल इज टी ना, तो टी का जो कोएफिशिएंट है वो अपने पास ओमेगा था, तो ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे डिवीजन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ई नॉट माइनस का था अपॉन ओमेगा एल। साइन, अच्छा साइन में क्यों कंपेयर कन्वर्ट करा? बिकॉज हमें कंपेयर करना है फेज को, ठीक है। ईएमएफ के अंदर आ रहा है साइन का फंक्शन, तो यहां पर भी साइन का फंक्शन आना चाहिए था, तो कॉस ओमेगा डी को साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो लिखा अपन ने, ठीक है। माइनस को अपन ने अंदर फेंका। एक काम करो ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद ही तो अपन आगे बढ़ पाएंगे। पहले अपन इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद ही तो कहानी में आगे बढ़ पाएंगे। राइटिंग समझ में आ रही है क्या? अगर वीडियो समझ में आ रहा है ना भाई तो बकायदा फिर लाइक कर देना, ठीक है। चले, ओके। अब हमने क्या करा ना उस वाली इक्वेशन में, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया वापस से। अब मैंने माइनस को अंदर शिफ्ट करना शुरू करा, ठीक है। तो ई नॉट बाई ओमेगा एल था, माइनस गया अंदर, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो गया। अब मैंने ये कहा था कि जो जगह है ना ई नॉट बाई ओमेगा एल की, ये जगह जो है वो बेसिकली पीक करंट की जगह हुआ करती थी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या बोला मैंने? अगर आप जाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन तो इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू पीक करंट, उसके बाद साइन का फंक्शन या फिर कोसाइन का फंक्शन। तो यहां पे जो ये जगह खाई जा रही है वो जगह है दरअसल पीक करंट की, तो वहीं का वहीं नीचे अपन इसको बोले कि भैया तुम्हारी जगह तुम्हें वापस कर देंगे। ई नॉट बाय ओमेगा एल को आई नॉट ही बोला जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसको आई नॉट घोषित किया तो आई इज इक्वल्स टू ये पूरी जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये अपने पास बन गई है करंट की इक्वेशन। और थोड़ी देर पहले हमारे पास ईएमएफ की इक्वेशन भी बन चुकी थी, व्हिच वाज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ईएमएफ की थी और थर्ड इक्वेशन अपने पास करंट की थी, बिकॉज बीच में एक दूसरी बन गई थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट और थर्ड जैसे मैं कंपेयर करूंगा तो क्या पल्ले पड़ता है? ईएमएफ और करंट, ठीक है। साइन का फंक्शन, वहां पर ईएमएफ में फेज था ओमेगा टी और यहां पर करंट में फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो माइनस आ गया। इसका मतलब क्या है कि करंट तो पिछड़ गया, करंट तो लैग कर रहा है। तो कंपेयर जैसे करेंगे पहली वाली को तीसरी वाली के साथ, तो वी हैव दैट करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ, करंट जो है वो लैग कर रहा है, ईएमएफ जो है वो लीड कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। तो पहले अपन ने ईएमएफ को शुरुआत दे दी 0 पाई 2 पाई तक, उसके बाद करंट जो है ना वो पाई बाई 2 लैग कर गया, करंट जो है वो पाई बाई 2 लैग कर गया, तो अपन ने उसको पाई बाई 2 आगे सरका दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, पक्की बात है, ठीक है। तो पाई बाई 2 अपन इसको आगे सरका, बिकॉज वो पाई बाई 2 लेट शुरू कर रहा है, तो दैट्स वाई ये बन जाएगा अपने पास में शानदार सा ग्राफ। और मैं चाहूंगा अब इस खूबसूरत सी इक्वेशंस का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है सर, यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर है। उसके बाद मैंने कहा था कि आई नॉट को, उसके बाद मैंने क्या कहा था कि आई नॉट को हमने क्या लिखा था? देखो ई नॉट बाई ओमेगा एल था ना, यहाँ पे ई नॉट बाई ओमेगा एल, वो किसकी जगह खा रहा था? आई नॉट की, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया। तो मतलब ई नॉट बाई ओमेगा एल इज बेसिकली आई नॉट के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख मेरी बात समझ, दिस वॉज द इंडक्टर, ठीक है।
इसमें से करंट पास कर रहा है आई नॉट के बराबर, और इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना है सर, ई नॉट के बराबर, ठीक है। तो जब यहाँ पे अपन खेलेंगे ना, देखते हुए चलना, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, तो आई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, तो ई नॉट अपॉन बेसिकली एक्स एल। यहाँ पे क्या था सर, ये जो ओमेगा एल है ना, देखो करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। नाउ एक इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि मैंने यहाँ पे उसका पूरा जो उसका डेफिनेशन था वो मैंने दे दिया है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया देखो यहाँ पे करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर हो जाएगा, तो एक्सएल हो जाएगा। जैसे कंपेयर करेंगे फोर्थ वाले को फिफ्थ वाले के साथ, तो समझ में आता है कि एक्स एल जो है ना वो तो ओमेगा एल के बराबर है। तो यहां से निकल गया कि भैया ओमेगा एल इट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, है तो रेजिस्टेंस ही ना, तो अगर रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर, ओम्स हो जाएगी, जो कि मैंने यहां पे लिख करके रखा है कि रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी सर, ओम्स हो जाएगी, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, यस सर, यहां तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। अब जरा गौर करना, इसका भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो लेके रख लिया है, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हैं, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर विथ डीसी। एक इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है विथ डीसी सप्लाई, ठीक है। एक बार जरा ये गौर करना, उसको नोट करते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। एक इंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू अ डीसी सप्लाई, ये तुम्हारे पास में मेन हेडिंग है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। ये है तुम्हारे पास में मेन हेडिंग कि एक इंडक्टर बेसिकली कैसे बिहेव करता है विथ रिस्पेक्ट टू अ डीसी का सोर्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अ डीसी का सोर्स। तो आप जरा गौर करें, ये हमारे पास में इंडक्टर है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। ये हमारे पास में इंडक्टर है और इसको हम लोगों ने लगा के रख दिया है एक एसी के सोर्स के साथ, इसको हम लोगों ने लगा कर रख दिया है एक एसी के सोर्स के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। तो अब देखो क्या इंडक्टर जो था ना, इसका इंडक्टेंस कितना होगा सर, एल के बराबर। एक इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होगा वो कितना होगा सर, एल के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा मेरी बातों पे अच्छे से गौर फरमाते हुए चलेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए ये, अरे डीसी का सोर्स था ना, अरे 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 अरे, ठीक है, डीसी का सोर्स था ना भाई, डीसी का, तो ये लगा दिया अपन ने। तो देखो डीसी के सोर्स में क्या होता है कि कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है। अगर आप डीसी करंट की बात करेंगे ना, अगर आप डीसी करंट की बात करेंगे ना, तो डीसी करंट ना स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो करता है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या, उसके अंदर वेरिएशंस नहीं है। तो अगर आप डीसी करंट की बात करेंगे तो उसका जो ग्राफ बनता है, दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी साइकिल्स नहीं है, देयर आर 0 साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। तो सिंस एक डीसी के सप्लाई के लिए क्या होता है, सिंस फॉर अ डीसी सप्लाई देयर आर नो साइकिल्स, देयर आर नो साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। डीसी के सप्लाई में क्या होता है कि कोई भी साइकिल्स पर सेकेंड नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है, देयर आर नो साइकिल्स पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, 0 है। तो फ्रीक्वेंसी को तो अपन एफ से कर देंगे ना रिप्रेजेंट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब 0 हर्ट्ज हो गई है। तो अब मेरी बात जरा गौर करते हुए चलना, ओमेगा जानते हो क्या होता है, ओमेगा जानना बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है सर, बिकॉज एक रेजिस्टेंस जो इंडक्टर ने ऑफर करा है ना, उसको अपन कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या आता है, ओमेगा आता है। तो देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज बेसिकली इक्वल्स टू ओमेगा इनटू एल। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है सर 2 पाई एफ, ठीक है। ओमेगा क्या होता है सर, ओमेगा इज बेसिकली 2 पाई एफ के बराबर होता है। और फ्रीक्वेंसी सिंस यहाँ पे कितनी है, 0 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सिंस यहाँ पे कितनी है सर, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 0 हर्ट्ज के बराबर है। तो अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 के बराबर है तो एक्सएल भी कितना हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू अ डीसी सोर्स इज 0। आया समझ की नहीं आया, आया समझ की नहीं आया। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू अ डीसी सोर्स इज 0। तो इंडक्टर जो है वो डीसी सोर्स को कोई रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करता आइडियली, ठीक है। एक इंडक्टर जो है ना वो किसी भी डीसी सोर्स को कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता आइडियली, बिकॉज इंडक्टर का वैसे भी काम क्या होता है, वो चेंज इन फ्लक्स मतलब चेंज इन करंट को अपोज करेगा बेसिकली। तो यहाँ तो डीसी में करंट चेंज ही नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए अपोज नहीं करता। तो देयरफॉर एन इंडक्टर, therefore हमने यहां से क्या फिगर आउट किया, therefore an inductor does not oppose, therefore an inductor does not oppose the flow of DC current, the flow of direct current through itself, ठीक है, via itself।
कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके बाद फिर अपन देखते हैं कि कैसा बिहेवियर होगा एक इंडक्टर का जब एक एसी को फीड किया जाए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। अब अपन करते हैं बिहेवियर ऑफ इंडक्टर। बिहेवियर ऑफ एन इंडक्टर अक्रॉस एसी का सप्लाई, ठीक है भाई। आप एक बात पे जरा गौर करेंगे अच्छे से, एसी का सप्लाई है ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। इंडिया में एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टैंडर्ड वो होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो देयर भाई ये अपने पास एक इंडक्टर है, बोलो हाँ कि ना? यस सर, अपने पास एक इंडक्टर है और यहां पर एक एसी का सोर्स है, बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सही है। मेरे पास एक यहां पर एसी का सोर्स है, ठीक है। तो एसी में इंडिया में बेसिकली क्या होता है, एसी की जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है ना सर वो है 50 हर्ट्ज, ठीक है। इंडिया में एसी की जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है ना सर वो है 50 हर्ट्ज, ठीक है। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल चलते रहेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी दैट इज 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो आपको आपसे पूछे कि भाई क्या रेजिस्टेंस ऑफर करती है क्या, तो आप क्या बोलेंगे इसमें कि भाई XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L तो होता ही है। तो XL ओमेगा मतलब 2 पाई F इंटू L तो होता ही है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां से हमें क्या समझ में आता है, देयरफॉर हमें यहां से ये बात समझ में आती है कि एक इंडक्टर जो होता है ना, हमें यहां से ये बात समझ में आती है कि एक इंडक्टर जो होता है ना वो एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करता है टुवर्ड्स अ एसी सप्लाई। देयरफॉर एन इंडक्टर, यहां से क्या चमकता है कि देयरफॉर एन इंडक्टर, ठीक है, provides finite amount of resistance, ठीक है। therefore an inductor provides finite amount of resistance टुवर्ड्स एन एसी सप्लाई, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स एन एसी सप्लाई, जल्दी फुर्ती में इसको नोट करो, फिर अपन एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन जो है ना उसको अपन एकदम डन करते हैं। जल्दी करना प्लीज। चलो भाई आ गई ये वाली बात पूरी समझ में। तो बिहेवियर ऑफ इंडक्टर अक्रॉस डीसी भी देख लिया था और बिहेवियर ऑफ इंडक्टर अक्रॉस अपन ने एसी भी देख कर खत्म कर दिया, ठीक है। अब आप लोग के लिए एक सवाल है बहुत ही शानदार जानदार सा, ठीक है। एक बात समझते हुए चलना भाई, यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज फिगर आउट करी है, करंट जो है ना वो लैग बिहाइंड करता है, ठीक है। तो करंट अगर लैग बिहाइंड कर रहा है इसका मतलब क्या होता है कि वो π/2 लेट शुरू करता है, ठीक है। जो कि ग्राफ बना करके मैं आप लोग को बाकायदा दिखा चुका था, ठीक है। ये भी आपके लिए ग्राफ का ये रेफरेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से, एक सेकेंड। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज देख ली थी, उसके बाद फिर ग्राफ भी देख चुके थे। यस सर, बढ़िया, ग्राफ तो हम देख चुके थे, ठीक है। अब एक सवाल है आप लोग के लिए, एक 100 हर्ट्ज का एसी सप्लाई, एक 100 हर्ट्ज का एसी सप्लाई इज फेड टू एन इंडक्टर। एक एसी सप्लाई हम लोगों ने यूज किया है जो कि 100 हर्ट्ज का एसी का सप्लाई है, ठीक है। इट इज फेड टू एन इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है ना 14 मिली हेनरी, ठीक है। इट इज फेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस ऑफ 14 मिली हेनरी, ठीक है। इवैल्यूएट करना है आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या सवाल है आपके सामने, आपको इवैल्यूएट करना है सर इंडक्टिव रिएक्टेंस। व्हाट इज गोइंग टू बी द इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब जरा आप बहुत ही शानदार तरह से जानदार तरह से ध्यान देंगे इसके ऊपर। देखें एक बड़ी सिंपल सी बात जो है ना मैं आपको बता रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सवाल का, अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर लो, अगर बन गया तो बहुत बढ़िया। अब मैं करवाऊं उसको सॉल्व, ठीक है सर। देखना भाई बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना सर वो होता है ओमेगा एल, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्स सब्सक्रिप्ट एल, इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है सर वो होता है ओमेगा इंटू एल, ठीक है। तो अब जो ओमेगा है ना ये ओमेगा होता है सर 2 पाई एफ इंटू क्या हो जाएगा सर एल, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 2। अच्छा पाई क्या होता है सर 3.14, पाई क्या होता है सर 3.14। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 100 हर्ट्ज के बराबर है, तो फ्रीक्वेंसी सर यहाँ पे 100 हर्ट्ज के बराबर है। व्हाट इज द इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस है सर इसका 14 मिली हेनरी, इंडक्टेंस है सर इसका 14 मिली हेनरी मतलब 14 10⁻³ -3, ठीक है। तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा 6.28
6.28 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा सर 14 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा सर 6.28 14 10 टू द पावर क्या हो जाएगा सर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस मच ओम्स इज गोइंग टू बी द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसा बेसिक फॉर्मूला होता है, इसको अपन यूज करेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस हालांकि आगे बहुत शानदार तरह से काम आने वाला है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्चुलाइजेशन था और एक न्यूमेरिकल था। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डन, ठीक है सर, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर। निपटा दिया जाए इसको भी, निपटा दिया जाएगा इसको भी। और ये वाला कार्यक्रम जो है वो भी अपने पास डन था, ये बेसिक आइडिया का स्लाइड। ठीक है, तो अब इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो, जहां पे हम लोगों ने देख लिया है कि अगर एक इंडक्टर के अक्रॉस एसी को फीड कर दिया जाए तो वहां पे करंट जो है वो लैग कर जाता है बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो करंट अगर लैग कर रहा है इसका मतलब ईएमएफ लीड कर रहा है बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2। और एक इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्स सबस्क्रिप्ट एल से करेंगे उसको रिप्रेजेंट, फॉर्मूला होता है उसका ओमेगा एल, और उसकी यूनिट क्या हो जाती है सर ओम्स के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें शानदार तरह से, जानदार तरह से समझ में आ गई होंगी। आपको लग रहा होगा कि हाँ भैया इस वीडियो को देखने के बाद अपना परसेप्शन पूरा क्लियर हो चुका है, कोई डाउट नहीं बचा। तो अगर सच में इस वीडियो ने आपकी उस लेवल पे हेल्प करी है तो बनता ही है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में, सबको बता देना, सबको मालूम चल जाना चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर, चैनल पर फिजिक्स के प्लेलिस्ट में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है यार, हम लोग बकाया चेक करते हुए चलते हैं कि आज क्या कमेंट आया, इस वीडियो पे क्या कमेंट आया, बच्चों का फीडबैक क्या है, सजेशंस क्या है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर, उसी फीडबैक को ध्यान में रखते हुए फिर वीडियोस पे काम किया जाता है और तब जाकर के आपको मिलती है ऐसी टॉप नॉच सुपीरियर क्वालिटी। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में कोई भी फीडबैक है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।